नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अंकिता जैन की कहानी। अंकिता जैन की कहानियों का विषय विस्तार व्यापक है और दृष्टि समझदार। युवा है लेकिन समाज से विमुख नहीं है। हर कहानी परिवेश के बीचों बीच से उठती है और परिवेश के अंतर्गत सहमत और असहमत के बिंदु पर समाप्त होती है। तो चलिए आज सुनते हैं इनकी कहानी मजहब। कुछ जेठ की गर्मी का असर है, कुछ माहौल का कि बाहर बिल्कुल सन्नाटा है। भरी दोपहरी में भी आधी रात जैसा सन्नाटा। इस चीरते सन्नाटे के बीच एक जूली का मन ही है जहां हलचल मची हुई है, चिंताओं की हलचल। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी जूली अपनी बेटी त्रिशा को तैयार होते देख रही है, जो उसके सामने खड़ी बैग में अपना सामान जांच रही है। वीपी मशीन, स्टेथोस्कोप, मेडिसिन किट और ड्रेसिंग किट। ड्रेसिंग किट कहाँ रख दी अब? त्रिशा इधर उधर खोजती उससे पहले ही जूली ने उसके बैग के नीचे दबी ड्रेसिंग किट को उसके हाथ में रखते हुए पूछा, आज छुट्टी नहीं ले सकती क्या? मम्मी, आप जानती हैं यह जरूरी है। त्रिशा ने जूली के गालों को चूमते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगी। कहते हुए वह जाने लगी तो जूली ने रोका। अच्छा, गर्मी बहुत है, ये प्याज रख ले जेब में। उसकी जीन्स की जेब में प्याज खोजते हुए जूली ने कहा तो वह मुस्कुरा दी। फिर जाते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ मम्मी। सुनकर जूली ने कहा, और मैं माँ हूँ। बेटी को विदा करके जूली 2 मिनट सुस्ताने बैठी ही थी कि मोबाइल बज उठा। बोलो बीनस, जूली ने झुंझुलाते हुए कहा। सिस्टर, जल्दी ड्रेसिंग रूम में पहुंचिए, इमरजेंसी कॉल है, वोनस ने कहा और जूली का ओके सुनते ही फ़ोन काट दिया। जूली को न जाने कैसे पता लगा कि आज इस तरह के फ़ोन कॉल ज़रूर आएंगे। बाहर के माहौल को देखते हुए आज मरीजों का तांता न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो वो अपनी बेटी के लिए चिंतित है। उसी की चिंताओं में उलझी पहुंची होगी कि नहीं, ठीक तो होगी ना। सोचती हुई जूली ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी जा रही थी। ड्रेसिंग रूम के करीब पहुंचते ही उसने अपने अंदाजे के मुताबिक कुछ तड़पते कराहते लोगों का हुजूम दिखने लगा है। किसी की फटी शर्ट से उसकी जख्मी छाती झांक रही है, कोई अपने सर पर खून से सना रुमाल रखे बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई घुटने को थामे है, कोई हाथ को संभाले है, तो कोई ज़्यादा जख्मी उन्हें स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ढो रहा है। कितनी पीड़ा बिखर गई थी हर जगह। इतनी तकलीफ देख किसका मन नहीं पसीजेगा। जूली भी कराहने की इन आवाज़ों से तड़प उठी थी, मगर जब जब उसके मन में इस दुर्घटना की वजह कौन थी तो वह गुस्से से भर उठती। इसी लायक हैं ये लोग, सोचती हुई वह ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई जहाँ पहले से एक मरीज करा रहा है। आह आह, जल रहा है सिस्टर, जख्मों पर टिंचर लगाती जूली से मरीज ने तड़पते हुए कहा। उस टाइम पेन नहीं होता तुम लोगों को? क्यों करता है ये सब दंगा फसाद? जूली ने डांटते हुए कहा। तो क्या करें, वे मारे और हम चुपचाप पिटते रहें? उन्होंने हमारे एक लड़के को मार डाला और हम चुपचाप देखते रहे? मरीज ने यह कहा जूली से था, लेकिन उसकी आवाज़ में वही आक्रोश झलक रहा था जो कुछ देर पहले दंगे में लड़ते वक्त उसके पूरे तन बदन में था। तुमने देखा मारते हुए? लाश मिल गया? लड़का कौन था? नहीं, लाश अभी नहीं मिला, हमें तो मैसेज आया था तो हम चले गए। मैं जानती हूँ, तुम लड़का लोग बस दंगा फसाद करने के लिए बैठा रहता है तैयार। तुम तो लड़के को जानता भी नहीं होगा। बोलो, जानता है? जूली ने घाव पर दवाई लगाते हुए कहा। नहीं जानता। नहीं भी जानता तो क्या हुआ? था तो मुसलमान, मेरा भाई। साले कहते हैं उसकी लड़की भगा रहा था। अरे थू है ऐसी जात पर, इन काफिरों की लड़की का हम क्या करेंगे? लड़के ने फिर तैश खाकर कहा। उसे याद नहीं रहा कि वो एक ऐसी नर्स के सामने बैठा है जो मुसलमान नहीं है और उसी वजह से वह भी काफिर है। आह, जूली ने मरीज के घाव पर जोर से पट्टी बांधते हुए कहा।
तुम लोग कभी नहीं सुधरेगा। नेक्स्ट। जूली ने गुस्से में मरीज को जाने का इशारा किया और अगले पल मरीज बुलाने के लिए आवाज़ लगाई। तुम भी मुसलमान हैं? जूली ने अगले मरीज से उसका घाव देखते हुए पूछा। नहीं, मैं हिंदू हूँ। मरीज की आवाज़ से हिंदू होने का गर्व टपक कर उसके ही जख्मों पर लगा तो वह चीख उठा। धीरे कीजिए सिस्टर। जब लड़ता है तब नहीं सोचता इस तकलीफ के बारे में। जूली ने दवाई लगाते हुए कहा। क्या सोचते? वो हरामी हमारे शिव मंदिर में गौ माता का मांस फेंक जाए और हम चुपचाप बैठे रहें? उनकी तो। कहते कहते मरीज को याद आया कि वह एक ऐसी महिला के सामने बैठा है जिसके सामने सलीके से पेश आया जाता है। तुमने देखा उनको गौमांस फेंकते हुए? जूली ने पूछा। नहीं देखा तो क्या हुआ? हमारे पंडित झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। सावन का पहला सोमवार है, इन लोगों को बस मौका चाहिए लड़ने का। इनकी जात ही ऐसी है, साले आतंकवादी कहीं के। ये तो इस देश में रहने लायक ही नहीं। उस हर्रा। जूली ने फिर जोर से पट्टी बांधी तो मरीज तड़प उठा। उसे समझ आ गया था कि गाली बकने और गंदा बोलने की वजह से ही सिस्टर ने जानकर उसके घाव पर पट्टी जोर से बांधी है। गॉड को थैंक यू बोलो कि जिंदा बच गए। अगली बार थोड़ा दिमाग से काम लेना तो बच जाएगा, वरना अपना माँ बाप को रोने के लिए छोड़ जाएगा। जूली ने उसके माथे की खरोच पर दवाई लगाते हुए कहा। गॉड को क्यों बोलेंगे, शिव जी को बोलेंगे। वैसे सिस्टर आप भी शख्स से क्रिश्चियन तो नहीं लगती, मरीज ने कहा। जूली ने उसकी आंखों को अपने चेहरे पर पाया। जूली झेप गई, जैसे उसे किसी ने पहचान लिया हो। फिर अगले ही पल मरीज को हड़काते हुए बोली। मैं कौन हूँ से तुमको क्या? हिंदू ना हुई तो मुझे भी मारेगा क्या? नेक्स्ट। जूली इसे भी बाहर का रास्ता दिखाते हुए अगले मरीज के लिए आवाज़ लगाई। पूरे हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ जख्मी दंगाई भरे पड़े थे। सिस्टर जूली एक एक करके सभी की मरहम पट्टी करती जा रही थी और उनकी कहानी सुनती जा रही थी, मगर अब तक जूली को दोनों ही पक्षों के आरोपों का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला था। सबने सुनी सुनाई बातों पर, अपने पंडित और मौलवी के कहने पर, व्हाट्सएप पर आए फॉरवर्ड मैसेज पर भरोसा करके ही हाथों में चाकू, हंसिया, कुदाली, हांकी, बंदूक थाम ली थी और कूद पड़े थे इस आग में जिनसे इन्हें जलना था, बिना मकसद, बिना उद्देश्य। यह कोई नई बात तो नहीं है, जूली ने सोचा। यह लड़ाई तो हमेशा से ही ऐसी होती आई है, बिना मकसद, बिना उद्देश्य। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये लाइन बचपन में सबने रटी जरूर, लेकिन न किसी को याद रहती है, न कोई अमल करता है। करे भी तो क्यों? रटने से कोई भाई भाई बन जाता है क्या? आप अपने भाई या बहन से दिन में कितनी बार तू मेरा भाई है बोलते हैं? वहाँ शायद बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आप मानते हैं इसीलिए बोलते नहीं। जहाँ मानते नहीं वहीं बोलकर दिखावा करने की ज़रूरत होती है। जूली न जाने किससे कहे जा रही थी, शायद खुद से ही, या शायद अपने अम्मा बाबा से, या शायद अपने गांव के उन लोगों से जो 22 साल पहले यह मान चुके हैं कि जूली मर चुकी है। मगर जूली मरी नहीं थी, बस उसे मरा हुआ मान लिया गया। ऐसे ही किसी धार्मिक जंग में जिसके लिए अम्मा बाबा जूली को ही दोषी मान रहे थे। आज ये सिस्टर जूली नगड़ी में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे में से फिर कोई जूली ढूंढ रही है। मरीजों का तांता कम हो गया है। जूली के साथ नर्स को जिम्मा सौंपकर कुछ देर की छुट्टी मांगी है। वह कैंटीन में आ गई है। बेटी का हाल जानने उसने कॉल किया तो आउट ऑफ कवरेज का जाना पहचाना जवाब मिला। पहाड़ी इलाकों के गांव में दौरे पर निकली उसकी बेटी का फ़ोन अक्सर रेंज से बाहर ही रहता है। जूली फ़ोन एप्रिन की जेब में रखकर चाय की चुस्कियों के साथ अतीत में जाते मन को देख रही है, जहां जाने से वह अपने आप को बहुत देर से रोक रही थी। वो इतवार का दिन था, हाट का दिन। हाट जूली के घर के सामने था, या यह कहना ज़्यादा ठीक होगा कि जूली का घर हाट बाजार वाली रोड पर था। यही रोड बस स्टैंड से होती हुई गांव के भीतर जाती थी। जूली का घर इस रोड पर किसी चुंगी की तरह था, जिसकी नज़र से बचकर कोई गांव में दाखिल नहीं हो सकता था।
घर की बालकनी में यूं तो बड़े बड़े बालकनी को छत से जमीन तक ढक देने वाले पर्दे लगे थे, मगर इस पर्दों को आप घर का काला चश्मा कह सकते हैं, जिसमें बाहर से झांकने वाले को तो भले भीतर छुपी आंखें न दिखें, मगर भीतर की आंखें बाहर का सारा नज़ारा देख सकती हैं। इन्हीं पर्दों की ओट से जूली भी हर इतवार हाट बाजार का मेला देखा करती थी। ये पर्दे इसलिए भी लगे थे क्योंकि बालकनी के एक सिरे पर लैट्रिन और दूसरे पर बाथरूम था। अब घर वाले कितनी बार लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, ये भी कोई गांव वाले को बताने वाली बात है। बस इसीलिए पर्दे टांग दिए गए। इस पर्दों से एक पन दो काज की तर्ज पर दूसरा काज यह हुआ कि जवान होती जूली की फूटती जवानी कितनी और कैसी परवान चढ़ रही है, इस पर दिन भर आंखें टिकाने वाले रास्ते बंद हो गए। घर के ठीक सामने रोड के दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा मैदान, जो कभी पहले कब्रिस्तान था। अब वहाँ गांव के मुसलमान लड़कों का वॉलीबॉल ग्राउंड बन गया था। बस इसीलिए भी जूली के बाबा मनोज बाबू को बालकनी के पर्दे हटाना पसंद नहीं था। पर्दे हटते थे रात को, जब गांव की सारी दुकानें बंद हो जाती थीं, तब जब सड़क पर कुत्तों के अलावा आदमी दिखने बंद हो जाते थे, तब इसके अलावा मजाल है कोई पर्दे हटा दे। पर्दे टांगने के साल भर बाद ही की तो बात थी। ताजिए निकल रहे थे, ऊंचे ऊंचे सुंदर ताजिया, सफ़ेद हरे संगमरमर में डूबे चमकते ताजिए। हर साल ही तो देखती थी जूली। उस साल भी ताजिए देखने बालकनी में लटकी हुई थी। सड़क पर इधर से धीमे धीमे ताजिए चल रहे थे, उधर से मनोज बाबू दुकान से आ रहे थे। बालकनी से झांकती जूली का ध्यान ताजिया के सम्मोहन में अटका था, और ताजिया के जुलूस में चल रहे कुछ मंचलों का जूली में। बहुत ताजिया देखने को मचल रही, जे मुसलन के मातम से तो बड़ी हमदर्दी हो रही। जाओ फिर उन्हीं में शामिल हो जाओ। मनोज बाबू ने बालकनी से झांकती जूली को हाथ से घसीटकर दरवाजे के बाहर ही ढकेल दिया था। जब कह दिया था कि दिन में पर्दे नहीं खुलेंगे, तो फिर क्या जिम्मा चल रहा था? आज के बाद दिन में पर्दे उठे देखे तो बालकनी से नीचे फेंक देंगे। कहते हुए उस दिन मनोज बाबू ने जूली के लिए पर्दे की झीनी दीवार खड़ी कर दी, जिसे गिराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। असल में किसी में इसकी चाहत भी नहीं थी। माँ को तो दिन भर घर के कामों से फुर्सत ही नहीं होती थी, बालकनी में खड़ी होकर समय की बर्बादी करे। भाई बहुत छोटा था, जो देखना होता वह सड़क पर खड़े होकर देख लेता। एक जूली के लिए ही कौन मनोज बाबू से भिड़ता। मनोज बाबू उर्फ मनोज कुमार चौरसिया अपनी जाति के पक्के ब्राह्मण और काम के पक्के चौरसिया पान वाले। खानदानी काम था। पूरे गांव में पान की इकलौती दुकान थी इनके पिता के समय में। फिर इन्होंने जब बागडोर संभाली तब गांव ने तरक्की कर ली थी। 2-4 गुमटी और खुल गई थी, मगर गांव भर के मुंह में रस आज भी चौरसिया पान वाले का ही घुलता था। ऐसा कत्था जर्दा और सफ़ेदी लगाते थे पान में कि 2 घंटे तक भी आदमी पीक थूकता रहे और सड़कें लाल होती रहे। जिस इतवारी हाट में जूली अपनी मोहब्बत से पहली बार मिली थी, वह मनोज बाबू के लिए हर इतवार की ही तरह व्यस्त थी। सफ़ेदी, जर्दा, कत्था और पान, बस इसी में दिन बीत रहा था। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं था। बदलाव तो हुआ था जूली के जीवन में। बालकनी के पर्दे हटाकर कुछ देर हाट की ओर झांक लेने की इजाज़त जूली को शाम के वक्त मिलती थी। उस दिन भी वह शाम के वक्त बालकनी में खड़ी छटती हुई हाट को देख रही थी। सब कुछ वैसा ही था, हर हाट जैसा। वही चूड़ी बिंदी क्लिप वाला जो अपनी सिमटती दुकान को साइकिल पर संभाल रहा था। वही चप्पल वाला, लेने होए तो ले लो बिन्नू, आखिरी ग्राहक हो, कह रहा था। वही सब्जी वाला जो पीली स्ट्रीट लाइट में सड़े टमाटर ग्राहक के झोले में एकदम ताज़ा है बाबूजी कहकर डाल रहा था। वही मिट्टी की गुल्लक और मटकों वाला, वही चाट वाला, वही गुब्बारे वाला, और वही नहीं, ये वही नहीं था। ये कौन था? ये ना तो कोई बेचने वाला था, ना कोई खरीदार जान पड़ता था।
ये तो हाट में आके तैरता हुआ ढलती शाम में चमकते सितारे सा गुजरता चला जा रहा था। इसे तो पहले कभी नहीं देखा। जूली की नज़रें सड़क के आखिरी छोर तक उसका पीछा करती रहीं। लड़के ने भी अपनी पीठ पर टिकी जूली की नज़रों को महसूस कर लिया था। गली में मुड़ने से पहले उसने पलट कर जूली की तरफ देखा था। दोनों की नज़रें मिल गई थीं। ऐसा दोनों को एहसास ही हुआ था, क्योंकि सड़क के जिस कोने से उसने जूली को देखा था उस कोने पर अंधेरा था। इसीलिए बस अंदाजा ही था कि उसने भी जूली को देख लिया है। गली में उसके मुड़ जाने के बाद जूली का दिल फिर हाट में नहीं लगा। वह भीतर आकर बिस्तर पर लुढ़क गई। कौन था वह? इस गांव का तो नहीं लगता। किसी के यहाँ रिश्तेदार आया होगा। कितना सुंदर था, बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये तो बिल्कुल प्रियांशु चटर्जी जैसा दिखता है। जूली जिस उम्र में थी उस उम्र के लड़के लड़कियों के पास गांव भर के हम उम्र के एक मुकम्मल फहरिस्त होती है, जिसमें कौन कितना होनहार है, कौन कितना सुंदर है, कौन किसके साथ सेट है, कौन खाली है, सबकी जानकारी होती है। छोटे गांव में जब गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल की दीवारें सटी हों तो इसी फहरिस्त का इस्तेमाल करके लड़के लड़कियां अपने लिए उम्मीदवार तय कर लेते हैं। कुछ जाहिर कर देते हैं, कुछ मन में रखते हैं। जूली के पास फहरिस्त तो तैयार थी, मगर उम्मीदवार अब तक कोई नहीं मिला था, और जो यूं अचानक हाट के बीच उसे दिख गया था वह उसकी फहरिस्त में शामिल नहीं था। जूली ने झट से अपने ख्याली फहरिस्त को फाड़ हवा में फूंक दिया और जिस सयाने पर उसका दिल अटक गया था उसे ही अपनी फहरिस्त का इकलौता दावेदार बना लिया। ये दावेदारी बेवजह नहीं थी। उस वक्त की सबसे लाजमी वजह यही थी कि उसका आकर्षण जूली के दिलो दिमाग पर हावी था, और दूसरी लाजमी वजह यह थी कि उसकी शक्ल जूली के ख्वाबों के राजकुमार एक बॉलीवुड हीरो से मिलती थी। जूली ने अपने सिरहाने पड़े वॉकमैन का बटन दबाया और तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन बज उठा। उन दिनों फिल्म तुम बिन का यह गाना बहुत पॉपुलर था। उस दौर के सभी जवान होते बच्चों को लगता वह गाना उन्हीं के लिए लिखा गया है। हालांकि एक दो गाने हर दौर में ऐसे होते ही हैं जो उस दौर के नौजवानों का यह भ्रम पुख्ता कर देते हैं कि फलाना प्रेम गीत उन्हीं के लिए लिखा गया है। उस दिन जूली देर तक तुम बिन के गाने सुनती, अपने पसंदीदा हीरो की शक्ल से मिलते उस लड़के के बारे में सोचती रही थी। उसका मन उस लड़के की तरफ आकर्षित होने लगा था। वो कौन था, क्या करता है, कहाँ रहता है, दोबारा कब दिखेगा, जैसे ख्याल जूली के हृदय में उठने लगे। उसे इन सवालों के जवाब के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 2 ही दिन बीते थे कि वही लड़का जूली को स्कूल के रास्ते में दिखा। वह तालाब की मेड़ पर खड़ा उसे ही देख रहा था। जूली की नज़र उस पर पड़ी तो मुस्कुराहट बताए बिना उसके होठों पर पसर गई। जूली को जब अपनी मुस्कुराहट का एहसास हुआ तो उसने झेप कर अपनी साथ चलती सहेलियों को देखा जो आगे पीछे थी। उफ, बच गए। उसने चैन की सांस ली और एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। बस इतना ही तो काफ़ी था 10वीं में पढ़ने वाली जवान होती जूली के दिल के तार बजाने के लिए। उसे समझ आ गया था कि आकर्षण दोनों तरफ से है। मन के भीतर कितनी ही एहसास गुलाटी खा रहे थे। जूली की हालत वैसी ही थी जैसे किसी बंजी जंपिंग के वक्त होती होगी। डर, उत्साह, रोमांच और खुशी सब एक साथ भीतर हिलोरे लेने लगे थे। इन सब के साथ छलांग लगा दी जाती है। जूली भी मोहब्बत की या छलांग लगाने से पहले वैसा ही कुछ महसूस कर रही थी। वह बस मुस्कुराती रहना चाहती थी। फिल्मों की तरह उसे लग रहा था कि उसे पहला प्यार हो गया है, पहली नज़र का प्यार हो गया है। प्यार कितना छलिया शब्द है ये। बचपन से माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सबके बीच रहता है। सुंदर सुंदर परिभाषाएं गढ़ता है। अपने नाम पर कितनी ही जिम्मेदारियां और दुनियादारी इंसानों से निभवा लेता है, लेकिन इंसान के जवान होते ही यह अपना रंग बदल लेता है। फिर माँ बाप, भाई बहन, दोस्त आदि के लिए एकमात्र जिम्मेदारी रह जाता है, एक कर्तव्य रह जाता है, और ढूंढने लगता है अपने लिए एक नया आका जिसके कदमों में खुद को समर्पित करके या खुद का होना सार्थक मानता है।
अपने शाब्दिक मायने या फिर प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी के दायरे में सीमित कर लेता है। वो प्यार ही तो है जो इंसान को बड़े से बड़े दुश्मन को मात देने की ताकत देता है, और वो भी प्यार ही है जिसकी खातिर इंसान छोटी सी लड़ाई के सामने भी घुटने टेक देता है। वो प्यार ही है जो इंसान के दिमाग की जड़ों पर दीमक की तरह फैलकर उसे खोखला और पागल बना सकता है, और वो भी प्यार ही है जो अपने नाम पर इंसान के दिल में नफरत और जुनून का ऐसा बवंडर ला दे कि हर सीमा पार कर इंसान तबाही मचा दे। जूली भी बस इसी शब्द के छलावे में आ गई थी। दिल और दिमाग की हर ख्वाहिश अब बस वही उसी इंसान पर जाकर अटक जाती। अगर बात स्कूल जाने की होती तो जूली का मन करता कि बस तालाब की मेड़ ही स्कूल बन जाए, जहाँ उसका इंतज़ार किया जाता। बस वही बैठ वो उसे देख देख पूरा दिन काट दे और वहीं से घर आ जाए। मगर यह तो संभव न था, इसीलिए बेमन से स्कूल जाती और वहाँ भी मन न लगता। आखिरी कक्षा के छूटने का इंतज़ार उसने इतनी बेसब्री से तो कभी न किया था। तब के प्रेमियों को आज की तरह सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम की सुविधाएं न थीं। एक लैंडलाइन ही हुआ करता था जिस पर भी सारा दिन अम्मा का पहरा रहता। पहरा ना भी रहता तो कौन सा जूली को उसका फ़ोन नंबर मालूम था। नंबर क्या, नाम ही अब तक नहीं जान पाई थी। वैसे भी नाम नंबर मालूम होते हुए भी कौन सा वो फ़ोन कर लेती। भनक पड़ते ही मनोज बाबू टांगे न तोड़ देते तो क्या करती। बस ऐसे ही एक दूसरे को देखकर तो काम नहीं चलना था ना, बात तो करनी थी, मगर कैसे। स्कूल जाते या आते वक्त सहेलियों के बीच बात संभव नहीं थी। जूली हर रोज बस इसी उधेड़-बुन में लगी रहती कि क्या करे, कैसे रास्ता निकाले, कैसे बात करे। एक दिन स्कूल के बाथरूम में किसी जूनियर ने उससे कहा, मेरा नाम रूबी है, ये उसने तुम्हारे लिए भेजा है। जूली के हाथ में एक चिट्ठी थमाते हुए रूबी ने कहा, उसने किसने? जूली ने अचानक मिली किसी चिट्ठी से चौंकते हुए पूछा। उसी ने जो रोज देखता है तुम्हें, रूबी ने कहा और हंसती हुई चली गई। बड़ा हिम्मती है, जूली ने खुद से कहा। वह तो रास्ता ही खोजती रह गई और उसने चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी, फर्स्ट लव लेटर। इस ख्याल से जूली के भीतर गुदगुदाहट और चेहरे पर लज्जा उतर आई। उसके गालों पर लालिमा और धड़कन की रफ्तार में डर दौड़ रहा था। क्या है इस चिट्ठी में? किसी ने देख लिया तो? बाबा को पता चल गया तो? उस जमाने में प्यार के साथ घर वालों को पता न चल जाए का डर स्वादिष्ट भोजन के बाद बिल में लगे सर्विस टैक्स की तरह साथ आता था। जूली झट से फिर बाथरूम में घुस गई। चिट्ठी पढ़ने की उत्सुकता थी और उससे ज़्यादा कोई देख न ले का डर। उसने चिट्ठी खोली जो दिखने में बैज जी की पुड़िया की तरह बहुत छोटी तह में भेजी गई थी। पहली बार मोड़ने की वजह से कागज़ में जगह जगह चौखाने बन गए थे। जूली ने कागज़ झटकारा और चिट्ठी पढ़ी। हेलो, जिस दिन से तुम्हें बालकनी में देखा है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जूली चिट्ठी पढ़ रही थी मगर उसका एक मन एक पुरुष की मनगढ़ंत आवाज़ बनाकर उसके कानों तक वह चिट्ठी पहुँचा रहा था। तुमसे कैसे बात हो सकती है? क्या तुम्हारे घर के फ़ोन से बात हो सकती है? मैं कई सालों से सऊदी में था, कुछ दिन पहले वापस आया हूँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कुछ लाइन छोड़कर नीचे लिखा था इकराम। नाम पढ़कर जूली का दिल धक से बैठ गया। इकराम? तो क्या यह मुसलमान है? ओह, रूबी भी तो मुसलमान है। तो क्या रूबी का भाई है? अब क्या करूं? चिट्ठी पढ़कर जूली का दिल बैठा जा रहा था। एक मुसलमान लड़के से दोस्ती नहीं, मैं तो उसे। आगे के ख्याल पर जूली के मन ने विराम लगा दिया। बाबा को जिस दिन पता चला उसके अगले ही दिन जूली की शादी कर दी जाएगी। इसी डर से जूली ने पहले चिट्ठी फाड़नी चाहिए, मगर फाड़ नहीं पाई तो मोजे में छुपा ली। पिछले कुछ दिनों से उसके दिल में कुलाचे मार रहा प्यार अचानक से डर के साए में जा छुपा था। ऐसा तो नहीं सोचा था उसने, उसका प्रियांशु चटर्जी कोई हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान था। हिंदू में ही कोई दूसरी जाति बाबा कभी पसंद नहीं करेंगे तो मुसलमान दोस्त तो। कितना सुंदर था सब, कितना प्यारा।
जिंदगी की पहली मोहब्बत, जूली और इकराम की मोहब्बत। वैसे किसी भी हिंदू मुस्लिम मोहब्बत को मोहब्बत करने वालों के नाम से पुकारने की जगह एक हिंदू और एक मुसलमान की मोहब्बत ही पुकारना चाहिए। अंततः होता तो वही है, दो लोग उनके नाम को खो जाते हैं, रह जाती है तो बस उनकी जात। मगर मोहब्बत की शुरुआत में कहाँ मोहब्बत करने वालों को इस बात का होश रहता है, खासकर तब जब मोहब्बत जिंदगी में पहली पहली बार हो रही हो। जूली के ख्यालों में बस वही घूम रहा था। वह उसे पसंद करता है, उसे दोस्ती करना चाहता है। फ़ोन पर बात या याद आया तो वह और घबरा गई। कहीं उसने घर का नंबर कहीं से पता करके फ़ोन कर दिया तो आफत आ जाएगी। जवाब तो भेजना होगा। अब तक सारे अरमानों को दफन करने का मन बना चुकी जूली ने चिट्ठी का जवाब लिखा। मैं हिंदू हूँ और तुम मुसलमान, हम दोस्त नहीं बन सकते। जूली ने बस इतना ही लिखा, नीचे अपना नाम भी नहीं लिखा। कभी चिट्ठी पकड़ी गई तो उसका नाम नहीं होगा, वह पकड़ी नहीं जाएगी। उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि चिट्ठी पकड़े जाने पर नाम से ज़्यादा हैंडराइटिंग का मिलान होता है। जूली ने अगले दिन चिट्ठी रूबी को दे दी और उसके अगले दिन फिर एक चिट्ठी रूबी ने उसे। तो क्या हुआ अगर तुम हिंदू हो और मैं मुसलमान? है तो हम दोनों इंसान ही। प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। यही शब्द जूली के दिल में बार बार घूम रहे थे। अब ये शब्द उसके मुसलमान होने पर भारी पड़ रहे थे। उसके दिल में भी तो उसके लिए आकर्षण था, कौशार्य का आकर्षण। प्यार पर भारी और समझ पर हावी होता है। इस उम्र का आकर्षण अक्सर ही अपनी चाहत हासिल करके ही दम लेना चाहता है, खासकर उस उम्र में जिसे बहकने के लिए ही जाना जाता हो। जूली ने दूसरी चिट्ठी भी मोजे में रख ली। सलवार के भीतर मोजे में क्या रखा है यह छिपाना बेहद आसान था, मगर घर जाकर मोजे नहीं पहने जाते। तब जूली इन चिट्ठियों को अपने कमरे में अपनी अलमारी में अपने अंडरगारमेंट्स के नीचे रखती, जहां बाबा क्या माँ के भी पहुंचने की संभावना ना के बराबर थी। जब स्कूल जाती तो चिट्ठियाँ अपने साथ ले जाती ताकि पीछे से पकड़े जाने का डर न रहे। क्योंकि मोजों में ज़्यादा चिट्ठियाँ नहीं छुपाई जा सकती थीं, इसीलिए जूली ने अगली चिट्ठी मिलने तक पिछली जला देने का निर्णय लिया। इकराम की दूसरी चिट्ठी के जवाब में जूली ने लिखा, बात तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। बाबा कहते हैं मुसलमान किसी के सगे नहीं होते। तुम मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हो ना? जिस पर इकराम का जवाब आया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ जूली, तुमसे उम्र में 7 साल बड़ा हूँ। यह मेरा बचपना नहीं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं दिल लगी नहीं करता, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तीसरी ही चिट्ठी में मोहब्बत के इजहार के लिए जूली तैयार नहीं थी। वह न सिर्फ घबरा रही थी, बल्कि उसने तुरंत फुरत में चिट्ठी जला दी। हालांकि बाद में उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वह इकराम के लिखे उन शब्दों को बार बार पढ़ना चाहती थी। मगर अगले ही पल जब बाबा का ख्याल आता तो दिल को सुकून मिलता कि ठीक ही किया, दोस्ती तक तो फिर भी संभाला जा सकता था। मोहब्बत, वो भी एक मुसलमान से। मोहब्बत मतलब शादी, वो भी एक मुसलमान से। बाबा इस जन्म में तो क्या अगले 100 जन्म तक भी यह स्वीकार नहीं करेंगे। मनोज बाबू को मुसलमानों से सख्त नफरत थी, इतनी कि मुसलमान ग्राहक को पान भी हथेली पर नहीं देते थे। उन्हें तो बस मौका मिलता और वे जैसे मुसलमानों के पूरे इतिहास को ही तोते की तरह सुना डालते, 2-4 गालियां अपनी तरफ से मिलाकर। अरे ये साले मुसल्ले, इनका भी कोई ईमान होवे है, ये तो अपनी बहन बेटियों से भी विवाह कर ले हैं। हमें काफिर केवे हैं? हमें बताओ, एक अलग देश बना लिया फिर भी यहाँ पड़े हैं। अरे हम काफिर हैं तो चले जाए ना अपने देश में, वहाँ तो पूजे जाएंगे। मगर आदत तो है दूसरों की दुनिया उजाड़ने की। यही तो करते आ रहे हैं पुश्तन से। यही वो हरामी औरंगजेब ने किया, हमार सबरे मंदिर तोड़ दे। बताओ, राम भूमि पे कब्जा कर लियो। ऐसा मुसलमानों की बात आते ही मनोज बाबू की जुबान ये चंद लाइनें तकिया कलाम की तरफ बोलने लगती। इससे कम कभी नहीं, ज़्यादा में भले 2-4 गालियाँ और दे लें।
मनीष बाबू को अकेले बदनाम क्यों करे, पूरा गांव ही दो पार्टों में बटा था। अधिकांश हिंदू मुसलमान एक दूसरे को दुश्मन मानते थे। जो दो चार इस मतभेद और मनभेद को मिटाने की कोशिश में लगे रहते, वे इन पार्टों के बीच घुन से पिसते रहते। मनोज बाबू के मन में इस दुश्मनी की जड़ जरा गहरी थी, यूँ कहूँ कि गांव के इतिहास से जुड़ी थी। मनोज बाबू जब जूली की उम्र के थे, तब गांव में एक हिंदू मुसलमान बलवे में एक मुसलमान की दुकान के आगे आलू बम फोड़ आए थे। धमाके की आवाज़ हुई तो पुलिस के लपेटे में आ गए। बलवे में धमाके की आवाज़ के आगे कौन गौर करता है कि धमाका बम का था या पटाखे का। बस कर दिया अंदर, और जब 4 दिन थाने की रोटी खाई तो मन ने बैर बांध लिया। मनोज बाबू के पटाखों को न सही, तलवारों और छुरियों और लट्ठों को उस बलवे में बहुत खून का भोग लगा था। बलवा किस वजह से हुआ था आज तक कोई नहीं जानता। बस उड़ी उड़ी बातें थीं। कोई हिंदुओं को दोष दे रहा था, कोई मुसलमानों को। जूली अपने बाबा की इस कट्टरता को जानती थी, इसीलिए उसने सोच लिया था कि अब कोई चिट्ठी नहीं लिखेगी। मोहब्बत के इजहार वाली चिट्ठी मिलने के बाद वह कुछ दिन तक तबीयत खराब है कहकर स्कूल भी नहीं गई। वह डर गई थी, इकराम का सामना नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि तालाब की मेड़ पर इकराम उसका इंतज़ार करेगा। स्कूल न जाते हुए 3 दिन बीत गए थे। जब रात को बाथरूम की बालकनी में गई, जूली से उछलता हुआ एक पत्थर आ टकराया। वह हड़बड़ाई और इधर उधर देखने लगी। नीचे इकराम खड़ा था। गहरी रात में चमकती पीली स्ट्रीट लाइट के धुंधलके में वह इकराम के जुड़े हाथों के साथ उसके चेहरे पर भी बेबसी के भाव पड़ सकती थी। अम्मा के खांसने की आवाज़ आई, वह झट से पीछे हट गई। उसे याद आया कि इकराम ने कोई पत्थर फेंका था। ढूंढने पर पत्थर के साथ उसे चिट्ठी भी मिली। एक पल को जूली के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने घर में चिट्ठी फेंक दी। बाबा ने देख लिया होगा तो अभी दंगा हो जाएगा। उसे इकराम की इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने झट से चिट्ठी आंचल में खोस ली और अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर टार्च की रोशनी में उसने चिट्ठी खोली। लिखा था, मेरे साथ ऐसा मत करो जूली, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। ठीक है, तुम्हें अगर मेरी मोहब्बत का इजहार बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझसे बात करना बंद मत करो। तुम्हारा नाराज़ रहना मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। जूली ने फुर्ती से चिट्ठी पढ़ी और टार्च बंद कर दी। खिड़की से कहीं किसी ने रोशनी चमकती देख ली तो। थोड़ी देर बाद अंधेरे में फिर रोशनी चमकी। जूली ने टार्च जलाई और एक बार फिर चिट्ठी पढ़ी। कितना प्यार करता है वो मुझसे। मेरे नाराज़ होने से उसे तकलीफ़ हो रही है। घर में तो वो आज तक किसी से भी नाराज़ नहीं हुई। उसे मालूम ही नहीं कि नाराज़ होने पर नखरा दिखाना कैसा होता है। लड़कियां नखरे नहीं करती, उसने तो हमेशा से यही सीखा है। मगर इकराम को मेरे नाराज़ होने से फ़र्क पड़ता है। उसने कहा है कि बात करना बंद मत करो। मैं नहीं लिखूंगी कि मैं भी प्यार करती हूँ। दोस्ती तो कर ही सकती हूँ। कौन सा शादी कर रही हूँ। शादी का ख्याल आते ही एक बार फिर जूली की हिम्मत रेत के महल की तरह मिनट भर में ढह गई। इकराम और जूली की कभी शादी नहीं हो सकती थी। यह बात जूली को वैसे ही पता थी जैसे उसे पता था कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज के। इन दो अकाट्य सत्य की तरह यह भी एक अकाट्य सत्य था कि जूली और इकराम की कभी शादी नहीं हो सकती थी। शादी कितना निराला शब्द है नया। हिंदुस्तानी व्यवहार में दो लोगों के बीच प्रेम आए ना आए, शादी पहले आती है। अरेंज मैरिज हो तो शादी पहले आनी ही है, मगर लव मैरिज हो तब भी प्रेम की हामी लड़कियां तभी भरती हैं जब उन्हें इस बात की गारंटी हो जाए कि जिस लड़के से वे प्यार करेंगी उसी से शादी भी हो सकती है। वर्तमान में माहौल में थोड़ी समझ आई है, मगर 2 दशक पहले तक प्रेम जीवन का एक भाव नहीं बल्कि जीवन साथी पाने की गारंटी होता था। जूली भी तो उसी सदी की थी, वह इस सामाजिक चलन से अलग कैसे हो सकती थी। इसीलिए अंततः उसने यही निर्णय लिया कि क्योंकि उसकी और इकराम की शादी नहीं हो सकती, इसीलिए वह इकराम से साफ साफ कह देगी कि वो दोनों दोस्त रहेंगे
उसके आगे कुछ भी नहीं। जूली जिंदगी में पहली बार इस तरह नखरे में दिल लगी महसूस कर रही थी। हया की चादर में लिपटी उसकी मोहब्बत भीतर ही भीतर खुशी से उछल रही थी कि कितना सुंदर है इस तरह नखरा करना। जब कोई आपके लिए परेशान हो रहा हो, जब कोई आपके लिए तड़प रहा हो। जूली इकराम को दोस्ती का खत लिखेगी, मगर कुछ और दिन से तड़पा कर। वह अगले दिन स्कूल गई। तालाब किनारे इकराम को भी देखा, जिसके चेहरे पर जूली के देखते ही सुकून की परत चढ़ाई थी, जो जूली से निगाहें हटा ही नहीं रहा था। और एक जूली थी जो इकराम को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वह मुस्कुराना चाहती थी, मगर इठलाती हुई साइकिल से निकल गई। उसने देखा कि इकराम इशारे से उसे कुछ कहना चाहता है, मगर वह नाराज़गी की अदा ओढ़े चली गई। स्कूल से वापसी में उसे इकराम नहीं दिखा। यह पहली बार था जब इकराम उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था। जूली की नज़रों ने तालाब के सारे किनारे नाप लिए, मगर इकराम नहीं दिखा। कहीं बिज़ी होगा सोचकर वह घर आ गई, मगर भीतर उम्मीद थी कि आज रात भी इकराम की चिट्ठी बालकनी में पत्थर से बंद कर आएगी। वह समय पर बालकनी में पहुंची, मगर न इकराम दिखा न चिट्ठी। जूली बेचैन हो उठी। अब तड़पने की बारी उसकी थी। उसे लग रहा था कि इकराम उसे तड़पा रहा है। अब वह नाराज़गी दिखा रहा है, इतरा रहा है ताकि मैं उसे मनाऊं। अगले दिन रूबी से इकराम की खबर लेने के इरादे से स्कूल पहुंची, तो रूबी से भी उसे कोई ख़ास जानकारी नहीं मिली। जूली अपनी इजहार दोस्ती की चिट्ठी रूबी के हाथ में नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह रोज़ रात 11 बजे इकराम का बालकनी में इंतज़ार करने लगी। जब हफ्ता भर गुजर गया और इकराम कहीं भी नहीं दिखा, तो जूली की दोस्ती के ख्याल को मोहब्बत की तड़प खा गई। उसने मान लिया कि वह सिर्फ दोस्त नहीं रह सकती। देर रात तक इकराम की याद में भीगा तकिया और उसकी वापसी की दुआ ने जूली को यह एहसास दिला दिया कि वह इकराम से मोहब्बत करती है। उस रात वह पहली बार किसी के डांटने पर नहीं रोई थी, किसी गलती पर नहीं रोई थी, किसी सजा पर नहीं रोई थी। वह मोहब्बत की तड़प में रोई थी। यही तड़प इकराम के सामने हूबहू जाहिर हो गई जब जुदाई के बाद 11वें दिन इकराम उसे दिखा। बस फिर क्या था, दोस्ती की दीवार गिरी और मोहब्बत की दीवार खड़ी करने रोज़ चिट्ठियों की ईंटें चुनी जाने लगी। अब सिर्फ स्कूल आने जाने का इंतज़ार नहीं होता था। अब जूली शाम के वक्त छत पर किताबें लेकर मिलती थी। किताबों की ओट से घर के सामने वाले वॉलीबॉल ग्राउंड में इकराम को देखती थी। उसकी जीत पर खुश और हार पर दुखी होती थी। हाट में भीड़ के बीच इकराम के इशारों से दिल की भूख सेकी जाती थी। मोहब्बत दोनों तरफ से परवान चढ़ रही थी। ऐसे में कितने दिन दूर रहा जा सकता था, मगर गांव में जहां एक दूसरे के सामने पड़ जाने पर रास्ता बदल लिया जाता हो, वहां मोहब्बत कैसे संभव है और कहाँ। बस यही बातें वे अपनी चिट्ठियों में लिखा करते। बातें तो और भी लिखी जाती। इकराम को रफ़ी पसंद है, जूली को अभिजीत। इकराम को काला रंग पसंद है, जूली को लाल। इकराम को मुंबई पसंद है, जूली को नैनीताल। इकराम को समंदर पसंद है, जूली को पहाड़। इस बात पर दोनों कई बार झगड़ा भी कर लिया करते। इकराम को जूली की आंखें पसंद है और जूली को इकराम की मुस्कुराहट। यह बात हर दूसरी चिट्ठी में होती। अब बस ये आंखें और ये मुस्कुराहट दोनों करीब से देखना चाहते थे, छूना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे, मगर इस छोटे से गांव में ये संभव नहीं। बस यही बात दोनों को उदास कर देती। साथ में एक डर भी तो हमेशा रहता। अपने आसपास के बदलते माहौल की वजह से जूली डरने लगी थी। एक इतवार की ही तो बात थी जब जूली शाम के वक्त हाट देखने बालकनी में खड़ी थी और इकराम सामने ग्राउंड में खड़ा उसे ही देख रहा था। तभी पड़ी थी जूली की नज़र उस चूड़ी वाले पर, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद जूली ने महसूस किया कि सब्जी वाला, टिक्की वाला, चाट वाला सभी आपस में खीसे निपोर रहे हैं और एक गंदी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर पसरी हुई है। जूली के भीतर डर की एक बिजली सी कौंध गई। वह समझ गई थी कि उसकी और इकराम की मोहब्बत की भनक अब सबको लगने लगी है। मोहब्बत के नशे से बाहर निकल जब उसने अपने आसपास देखना शुरू किया तो सभी उस पर हंसते नजर आने लगे।
पड़ोस की साइकिल की दुकान वाला, तालाब के पास पान की गुमटी वाला, स्कूल में सहेलियाँ, सभी जैसे जूली की चोरी पकड़ ली थी। सभी उसे अपने बाबा के जासूस नजर आने लगे थे। कुछ तो सच में थे भी। यानी पान की गुमटी पर आने वाला लगभग हर ग्राहक ही जूली की हर खबर रखता था, मगर कोई भी मनोज बाबू को बताने की पहल नहीं कर रहा था। इसी बीच इकराम को जूली से मिलने का एक जरिया मिल गया। इकराम के एक करीबी हिंदू दोस्त ने कंप्यूटर सेंटर खोला था। उस ज़माने में कंप्यूटर नए नए चले थे। जूली पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। मनोज बाबू भी पढ़ाई के मामले में उसे कभी नहीं रोकते थे। नई तकनीकी और नया ज्ञान प्राप्त करने में कोई मनाही नहीं थी। बस यही वो जरिया बना और एक दिन मौका देखकर जूली कंप्यूटर सीखने की जानकारी लेने पहुंच गई। विष्णु कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर सेंटर के पीछे वाले कमरे में जब जूली और इकराम दोनों पहली बार इतने करीब से आमने सामने हुए तो दोनों एक दूसरे की धड़कनों को दूर से ही सुन सकते थे। कितना सुखद हो सकता है किसी से प्रेम करने वाले का सानिध्य पाना, उसे छू लेना, करीब से देख लेने का एहसास जब महीनों के इंतज़ार के बाद आता है तो वह स्थिर हो जाता है। वर्तमान के मिनटों वाले प्रेम की तरह अस्थिर नहीं। महीनों बालकनी, छत और स्कूल के रास्ते में देखने के बाद आज दोनों उस दूरी को कोस रहे थे। इकराम जूली की आंखों में देखना चाहता था, मगर उसकी आंखों ने हया की चादर ओढ़ ली थी। वह इकराम से आंखें नहीं मिला पा रही थी। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। बैठो ना, इकराम ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप भी बैठिए, जूली ने कहा। कैसी हो? इकराम कहना चाहता था। तुम बेहद खूबसूरत हो जूली, मगर जुबान कुछ और ही कह रही थी। आपके सामने हूँ जैसी हूँ। जूली इकराम के सवाल और झिझक पर मुस्कुरा दी। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, झिझकते रहे, शर्माते रहे। चिट्ठियों में हजारों बात कर लेने वाले आज खामोश क्यों थे वे खुद भी नहीं जानते। कभी कभी खामोशी भी इजहार करती है, दिल की हर बात कहती है। वहाँ भी तो यही हो रहा था। खटखट। बाहर से आवाज़ आई तो दोनों सपने से बाहर आए, वरना दोनों अलग अलग आंखों से एक ही सपने में एक दूसरे को साथ देख रहे थे। अब कब मिलोगी? जूली जाने को उठी तो इकराम ने उसका हाथ थाम लिया। जल्द ही। जूली उसकी गर्म हथेलियों से छूटना नहीं चाहती थी। कल? इकराम ने पूछा। कोशिश करूंगी। जूली जाने को मुड़ी तो इकराम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सीने से लगा लिया। यही तो वह भी चाहती थी, इसी का तो उसे इंतजार था। दोनों की आंखों के कोने भीग गए। दोनों एक दूसरे के बदन की महक से तर हो रहे थे। वे कुछ दूर ऐसे ही रहते अगर दोबारा खटखट ना हुई होती। इकराम ने जूली की आंखों के भीगे कोने चूम लिए। वह उसे आलिंगन से जाने नहीं देना चाहता था। वह हमेशा ही ऐसे रहना चाहता था। वह वक्त को थाम लेना चाहता था। वह जूली से अभी इसी वक्त शादी कर लेना चाहता था। वह ना जाने क्या क्या कर लेना चाहता था, मगर ख्वाहिशों के हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलती ना। जूली अगले दिन वादा कर चली गई। अगला दिन अगले हफ्ते में बदल गया, मगर दोनों फिर मिले। इस बार पिछली बार की तरह झिझकते हुए नहीं, बल्कि हक से मिले। अपने शिकवे शिकायतों के साथ मिले, अपने हंसी ठहाकों के साथ मिले, अपनी चाहतों के साथ मिले। इस मुलाकातों के बीच एक ख़ास मुलाकात भी आई थी। उस दिन इकराम ने हाथ बढ़ाकर अपनी हथेली खोलते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। बिंदी? गोल लाल बिंदी देख जूली ने आश्चर्य से कहा। हाँ, एक बार इसे लगा कर तो दिखाओ ना। मगर मुस्लिम तो बिंदी पसंद नहीं करते, जूली ने झेपते हुए कहा था। हाँ, पर मैं करता हूँ। कहते हुए इकराम ने खुद ही जब जूली के माथे पर बिंदी लगाई तो जूली की आंखें मुंद गईं। जैसे शादी के मंडप में बैठी जूली की इकराम ने मांग भर दी थी। वह एक हसीन सपने में खो जाने के लिए मचल उठी थी। इकराम के गले से लिपट जाना चाहती थी, मगर कोई देख न ले का डर उसे रोक रहा था। इकराम ने जब उसके होठ चूम लेने की चाहत पेश की तो वह पिघलती चली गई। एक दूसरे पर चुम्बनों की बारिश करते दोनों एक दूसरे में समाते चले गए।
और वक्त उस हंसी मोहब्बत के मिलन का गवाह बन गया। दूरियों की यह दीवार जब गिरी तो हर मुलाकात के साथ गिरती ही चली गई, सारी सीमाएं लांघ कर। यह क्रम अगली कुछ मोहब्बतों तक चला तो गांव भर में उसकी मोहब्बत की महक दुर्गंध बनकर फैलने लगी। एक मुसलमान के साथ सोने में शर्म नहीं आई उस उल्टा को? यह सिर्फ उस मुसलमान का एक हिंदू को खराब करने का तिकड़म है। इधर ये पान पर चूना लगा रहे हैं, उधर वह मुल्ला इनकी इज्जत पर चूना लगा रहा है। मनोज बाबू के कानों में जब ये बातें पड़ी उसमें से आग निकलनी स्वाभाविक थी। जूली की माँ, आज या तो इसे मार डालूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। उस दिन घर आते ही मनोज बाबू ने तांडव शुरू कर दिया था। 3-4 थप्पड़ जड़ने के बाद अगर जूली की माँ बीच में ना आती तो सच में वे जूली को मार ही डालते। बाबा की मार के बाद वह घंटों से सकती रही थी, मगर खुद की मार से भी ज़्यादा दर्द और डर उसे इस बात का लग रहा था जो उन्होंने इकराम के लिए कही थी, उस हरामी की औलाद को मैं जिंदा दफन कर दूंगा। तभी से जूली इकराम से बात करने के लिए तड़प रही थी। जाने बाबा उसके साथ क्या करने वाले थे। एक एक मिनट वह डर और दर्द में काट रही थी, मगर कर ही क्या सकती थी। उसकी हर हरकत पर जेल की सलाखों सा पहरा था। बाथरूम भी जाती तो माँ बालकनी में खड़ी रहती। पर्दे का उठना रात में भी बंद कर दिया गया था। इकराम और जूली के साए भी ना मिल पाए, इसके कड़े इंतजाम कर दिए गए थे। मनोज बाबू का दिल चाहता था हर बार इकराम का नाम जुबान से निकल, जुबान भी गंगा जल से धो लें। उनका यह गुस्सा 2 दिन बाद तभी शांत हुआ जब उन्होंने आकर जूली को यह खबर सुना दी थी कि साले की ऐसी हालत करवाई है कि अब जिंदगी भर इस गांव की तरफ देख भी नहीं पाएगा। जूली के कानों में यह बात खौलते तेल की तरह घुसी थी और वह तड़प से चीख उठी थी। उस दिन पहली बार जूली अपने बाबा के सामने झुकने की जगह तन कर खड़ी हुई थी। मार डालो मुझे भी, क्यों जिंदा छोड़ा है, यही चाहते हो ना? जूली के मुंह से आवाज़ और आंखों में नफरत को मनोज बाबू ने फिर अपनी मार से ही शांत किया, तब तक जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। जूली के मुंह से आवाज़ और आंखों में नफरत मनोज बाबू ने फिर अपनी मार से ही शांत किया, तब तक जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। इसके होश में आते ही तुम इसे लेकर झांसी निकल जाओ, वहीं दफना आना इस बज्जात हरामी मुल्ले की निशानी। यहाँ किसी को कानो कान खबर हुई तो रही सही इज्जत भी धुल जाएगी। एक बार ये पाप धुल जाए फिर इसे किसी से ब्याह करके मुसीबत उतारें। अस्पताल के कमरे में जब जूली को होश आया तो उसके कानों में मनोज बाबू के शब्द पड़े थे जो उन्होंने जूली की माँ से कहे थे। बस वही दिन था जब जूली ने अपनी मोहब्बत की निशानी बचाने अपने माँ बाप के लिए मर जाना पसंद किया था। वह झांसी जाती बस से कब गायब हुई इसका उसकी माँ को भी पता नहीं चला। उस रात जूली की माँ जब अकेली वापस लौटी तो मनोज बाबू को तकलीफ नहीं हुई थी। बस इस घटना को कैसे हादसा बनाया जाए इसके लिए उन्होंने फौरन गांव के चौकीदार को बुलवाया था। उन्हें भाग गई बेटी को मर गई में बदलवाना था। काय रे बाके, इतने में हो जाइए तेरे बेटे की ब्याह, मनोज बाबू ने चौकीदार के सामने नोटों की 2 गड्डी फेंकते हुए कहा था। हाँ मालिक, हमरा बहुत दिल दुखता रहा है जूली बिटिया के नदी में डूब जाने से। यह कहते हुए चौकीदार के चेहरे पर कपटी हंसी पसर गई थी जो अगले ही पल मनोज बाबू की नज़रों के पड़ते ही गायब हो गई थी। जवाब सुनकर मनोज बाबू समझ गए कि उन्हें बाके को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। नोटों की गड्डी लिए बाके के जाते ही जूली की माँ की हिम्मत का बांध टूट गया। उनकी सिसकियाँ जो अब तक पति के डर से सुबक रही थी अब चीखों में तब्दील हो गईं। अरे काहे अपने टेशवे बर्बाद कर रही हो कुलच्छनी के लाए, मर गई समझ ले हो। मनोज बाबू खुद भी कहीं पिघल न जाए इस डर से रोती हुई पत्नी को दुत्कार कर कमरे में चले गए और बिस्तर के सिराने बीड़ी में अपना दर्द फूंक कर जले हुए ठूठों का ढेर लगाने लगे। अगले दिन मनोज बाबू भले ही घर से ना निकले हों मगर बाके ने खबर उनके घर के बाहर गांव में फैला दी थी कि जूली घर से भागी नहीं बल्कि पास की नदी में कूदकर डूब गई, जिसकी लाश कभी किसी को नहीं मिली। मिलती भी कैसे, किस्मत ने उसे दूसरा जन्म जो दे दिया था।
माथे पर एक दाग लेकर माँ बाप को हमेशा छोड़ देने का ख्याल क्षण भर के लिए भले भावावेश में घर से भगा दे, मगर होश आते ही दुनिया में अकेली लड़की को सबसे पहला ख्याल यही आता है कि कैसे जिएगी, कहाँ जाएगी। जूली भी परेशान हो उठी थी। जिस बच्चे को ना मारने की जिद ठान कर वह घर से भागी थी, उसे पालेगी कैसे, क्या करेगी, गुजारा कहाँ होगा। और ना जाने कितने ही ख्याल उसे अंदर ही अंदर चिंता की तपिश से सुलगा रहे थे। ट्रेन में जाकर तो बैठ गई थी, मगर मंजिल क्या होगी नहीं जानती थी। उस रात जितना वह अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी, उतना ही खुद के लिए मर जाना चाहती थी। शायद मर भी जाती यदि कुछ दिन और ऐसे ही बिना किसी ठौर के भटकना पड़ता। मगर किस्मत ने जहाँ एक दरवाज़ा बंद किया था, वहीं उसके गांव से हजारों किलोमीटर दूर एक देवी के मंदिर तक ले जाकर दूसरा दरवाज़ा खोल दिया था। यह देवी उसके अपने धर्म की देवी नहीं थी, यह तो एक क्रिश्चियन अस्पताल की सीनियर डॉक्टर थी, जिन्होंने जूली को, उसकी मोहब्बत को, उसके बच्चे को और उसके निर्णय को गले से लगा लिया था। ऐसा नहीं था कि जूली के लिए उसके बाद की ज़िंदगी आसान थी, मगर साथ में हिम्मत बंद कोई खड़ा हो तो कठिन से कठिन रास्ते भी कट जाते हैं। जूली की हिम्मत थी उसकी बेटी, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में और था ही क्या। चहकती फुदकती हमेशा हर काम में अव्वल आने वाली तृषा के साथ जूली के जीवन का सफ़र अब सुंदर गुजर रहा था। इतने सालों में अगर कुछ बदला है तो जूली का उपनाम। अब वह ना हिंदू है ना मुसलमान, अब वह सिर्फ सिस्टर जूली है और उसकी बेटी डॉक्टर तृषा। इसके आगे उसने कभी कुछ नहीं लिखा। जब मन करता मंदिर चली जाती, जब मन करता चर्च, और जब मन करता इकराम की सिखाई इबादतें पढ़ लेती, कुरान पढ़ लेती। सिस्टर जूली प्लीज़ जल्दी चलिए। जूली अपनी आगे की कहानी से दुख और सुख अलग अलग छांटती। उससे पहले ही अस्पताल का पियून भागता हाँफता उसके पास आया। जूली की त्रंदा टूटी और उसकी नज़र पियून पर पड़ी तो उसकी आंखों में जूली ने डर, घबराहट, दुख, गुस्सा सब एक साथ देख लिया था। जूली समझ नहीं पाई, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? सिस्टर, वो तृषा मैडम। पियून बस इतनी ही शब्द कह पाया। तृषा? क्या हुआ तृषा को? कहाँ है वो? जूली ने कहा और झट से अपना फ़ोन निकाला। फिर हड़बड़ी में तृषा का नंबर डायल करने लगी। सिस्टर, वो फ़ोन पर नहीं मिलेंगी, वो ऑपरेशन थिएटर में है, कहते हुए पियून की आंखें छलक गईं। आप बस चलिए, अभी चलिए, मैंने कहा था उसे आज मत जा, कहते हुए जूली अपने ही ख्यालों से घबरा उठी। ना जाने ऐसी क्या बात है, ना जाने ऐसा क्या हुआ है, ना जाने। जूली का मन लगातार उसे आशंकित कर रहा था और वह लगा डराने वाले उन ख्यालों को ढकेल रही थी। ऑपरेशन थिएटर के सामने पहुंची तो कुछ साथी कर्मचारी वहाँ तृषा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे हालात उसने दूसरों के लिए न जाने कितनी बार देखे हैं, जब किसी की जान अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हो और बाहर उसके चाहने वाले उसके लिए दुआएं मांग रहे हों। जूली हमेशा ही तो सबको हिम्मत बांधाती आई है। उसे कहाँ पता था कि एक दिन वह भी लाइन के दूसरी तरफ खड़ी होगी, जहाँ उसे दूसरों से हिम्मत और दुआओं की ज़रूरत होगी। वह धम से स्टूल पर बैठ गई, जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। दुआ मांगती किसी नर्स ने जब जूली को बेहाल होता देखा तो उसके पास जाकर बैठी और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, आज दिन के दंगे में तृषा की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। काफ़ी देर तक सड़क पर पड़े रहने की वजह से खून बहुत बह गया है। ऑपरेशन चल रहा है, मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। नर्स एक सांस में सारी बात कह गई और जूली बस इतना ही कह पाई, आज तक हिम्मत ही तो रखती आई हूँ। हिंदू मुसलमान की ये लड़ाई एक बार फिर मुझे हराने आई है, मगर इस बार मैं हारूंगी नहीं, मैं नहीं हारूंगी। जूली उठी और ऑपरेशन थिएटर के भीतर चली गई, इस बार नर्स बनकर नहीं बल्कि एक माँ बनकर,
जिसे मौत से लड़ रही अपनी बेटी को हिम्मत देनी है, उसे जिताना है, उसे जीतना है।